नहीं, भारत का कोहिनूर रहा नहीं। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं उद्योगपति रतन टाटा की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। आज शाम रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बातचीत भी की है। जो खबर आ रही है, अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत सरकार की तरफ से अमित शाह शामिल होंगे। जो जानकारी मिल रही है, आज शाम वर्ली में अंतिम संस्कार होगा और इससे पहले जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले लोग रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन न कर पाएंगे। एनसीपीए लॉन में रखा जाएगा। सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक का वक्त है जब लोग आखिरी बार दर्शन कर पाएंगे। रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। जानकारी है कि अब देर रात ही जो उनका पार्थिव शरीर है वो ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर लाया गया है और इसके बाद कुछ ही देर के बाद 10:30 बजे एनसीपीए लॉन में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा रतन टाटा का अंतिम दर्शनों के लिए। और इसके बाद वर्ली में आज अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा, जिनका जन्म 1937 में हुआ, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया देश और विदेश में। और रतन टाटा का निधन हुआ, यानी एक युग का अंत हुआ। आज क्या होगा ये भी एक बार देख लेते हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आई है, अभी तक मुंबई के नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सुबह 10:30 बजे से एनसीपीए लॉन लाया जाएगा और पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। 3:30 बजे पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा होगी। वर्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार और राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। हमारे साथ राजीव इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। राजीव, हमने एक बेसिक कार्यक्रम तो बताया, लेकिन क्या और जानकारी मिल रही है आज होने वाले अंतिम संस्कार को लेकर? किस तरह की व्यवस्था है लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है वो देर रात उनके कुलाबा स्थित आवास पर लाया गया है। पार्थिव शरीर अभी आवास पर ही है और जो बेहद करीबी लोग हैं, इक्का दुक्का ऐसे लोग घर पर भी आ रहे हैं। हालांकि बाहर आकर किसी ने बात नहीं की, लेकिन आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, जो वीवीआईपीज आएंगे उन तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। नरीमन पॉइंट में एनसीपीए लाउंज है वहां पर, और सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि जो सामान्य आदमी, आम आदमी जो रतन टाटा को इतना चाहते हैं, मानते हैं, उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उनके निधन के बाद में, तो वो सारे लोग आ सकते हैं। सबके लिए एनसीपीए लाउंज खुला है, लेकिन वो वाहन लेकर ना आए, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और आने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इस तरह की अपील की गई है। और शाम 4 बजे तक जो है दर्शन किया जा सकता है। शाम 4 बजे पार्थिव शरीर एनसीपीए से एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद में वर्ली में जो पारसी शमशान है वहां पर लेकर जाया जाएगा। वहां पर जो है अंतिम प्रक्रिया होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है 1 दिन का शोक घोषित किया है। तमाम जो महाराष्ट्र सरकार के राजनीतिक कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम थे, उन तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। तो जाहिर बात है, और बिल्कुल देश भर में शोक है और लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए आज मुंबई पहुंच भी रहे हैं और आज सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर पाएंगे और आज शाम वर्ली में अंतिम संस्कार होगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ग्लोबल रतन टाटा, जी हां, उनसे जुड़ी हुई 8
तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जो मुकाम है वो रतन टाटा ने हासिल किया, किस तरह से रतन टाटा ने एक मिडिल क्लास के लिए नैनो जैसी कार है उसको लॉन्च किया। वो तस्वीरें आपके सामने 1 लाख में, जिसे लखटकिया नाम दिया गया था, उस कार को लॉन्च किया गया। कैसे टाटा मोटर्स की शुरुआत की गई, F-16 में उड़ान भरने वाले वो पहले भारतीय नागरिक कैसे बने, ये तमाम तस्वीरें और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स का जो कारोबार है वो किस तरह से रतन टाटा ने बढ़ाया। आज अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 100 से ज्यादा देशों में जो बिजनेस है वो फैले हुए, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा और उनकी स्ट्रेटेजी को जाता है। आज देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पहुंचे थे। आज उनके अंतिम संस्कार में देश की तमाम जानी मानी हस्तियां भी पहुंचेंगी। देश के बड़े उद्योगपति, भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। करोड़ों लोगों के दिल में रहने वाले रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। युवाओं की उम्मीद के प्रतीक रहे रतन टाटा ने आखिरी सांस ली तो पूरा देश गमों के सागर में डूब गया। रतन टाटा चले गए, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। देश ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है, जिसने आधुनिक भारत की राह को दोबारा परिभाषित किया। वो 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन ये देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिली इंसान थे। वो मुसीबत के वक्त देश के लिए हमेशा खड़े रहते थे। वो महज एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उनमें सत्यनिष्ठा, दया भाव और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना समाई थी। टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा हमारे बीच अब नहीं रहे। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले रतन टाटा को देश कभी नहीं भूल पाएगा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनी टाटा था। टाटा समूह के फाउंडर जमशेदजी टाटा रतन टाटा के परदादा थे। रतन टाटा के माता पिता 1948 में अलग हो गए थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने खुद बताया था कि उनका और उनके सौतेले भाई का लालन पालन उनकी दादी ने किया था। उन्होंने बताया कि उनकी दादी एक अनुशासित महिला थी और उन दोनों भाइयों को कड़े नियमों का पालन करना सिखाया था। वो एक बड़े घर में रहा करते थे जिसे उनके दादा ने बनवाया था। उनके परिवार में सभी को बराबर का सम्मान दिया जाता था। उन्होंने बताया था कि रोल्स रॉयस उनकी दादी की पसंदीदा गाड़ी हुआ करती थी, जिसमें वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन पुरानी गाड़ी में स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था। ऐसे में वो स्कूल से पैदल ही आते थे और उनकी कार उनके पीछे चला करती थी। लेकिन रतन टाटा को मान सम्मान विरासत में नहीं मिला। रतन टाटा ने इसके लिए खूब संघर्ष किया। रतन टाटा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनकी दादी का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी दादी उनकी पहली गुरु थीं, जिन्होंने उन्हें शिक्षा की अहमियत को समझाया। रतन टाटा ने भी शिक्षा और कड़ी मेहनत की बदौलत एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी चर्चा उनके जाने के बाद भी की जा रही है। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई और शिमला में की और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उसके बाद मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में भी वो पढ़े और आगे की पढ़ाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में की। उसके बाद उन्हें उसके आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया गया। रतन टाटा 17 साल की उम्र में अमेरिका चले गए और करीब 10 सालों तक वो अमेरिका में ही रहे। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की। उसके बाद रतन टाटा लॉस एंजलिस चले गए। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कार्नेल का ठंडा मौसम उन्हें कभी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने लॉस एंजलिस जाने का फैसला किया था और करीब 3 सालों तक वो लॉस एंजलिस में ही रहे। रतन टाटा को टाटा कंपनी में नौकरी कैसे मिली, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं बसना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वो भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उनके पास IBM कंपनी से जॉब ऑफर था, जिसे वो स्वीकार करने का मूड बना चुके थे। लेकिन JRD टाटा इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि भारत में रहते हुए तुम IBM में नौकरी नहीं कर सकते। जिस वक्त उन्हें फोन आया वो IBM के ऑफिस में ही थे। उनसे तुरंत बायोडाटा मांगा गया, लेकिन उस वक्त उनके पास उनका बायोडाटा नहीं था। ऑफिस में एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर था,
जिससे उन्होंने वहीं बैठकर अपना रिज्यूमे बनाया और उन्हें भेज दिया। उसके बाद उन्हें 1962 में टाटा में नौकरी मिली। शुरुआती 6 महीने टेल्को में काम करना पड़ा, जो कि वर्तमान में टाटा मोटर्स है। उसके बाद ही 1963 में उन्हें टिस्को में ज्वाइन कराया गया, जो कि अब टाटा स्टील्स है। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने बहुत तरक्की की। 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप्स को पूरी तरह से ही बदल डाला। टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। टाटा को बतौर एक इंटरनेशनल ब्रांड सब जानते हैं। दुनिया में टाटा ग्रुप का डंका बजता है, लेकिन टाटा की कंपनियों का ब्रांड और इसका लोगो एक हो जिसमें टाटा जुड़ा हो, उसकी पहल रतन टाटा ने की और उस लोगो को स्थापित भी रतन टाटा ने ही किया। 90 के दशक में टाटा की कंपनियों का लोगो अलग हुआ करता था। पहले टाटा केमिकल्स का एक अलग लोगो था, टाटा ऑयल्स मिल्स का दूसरा लोगो था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एक और था, टेल्को टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी हुआ करती थी। यानी हर कंपनी की अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन रतन टाटा ने एक पहचान, एक लोगो का फैसला लिया, जिसका असर भी देखने को मिला। कई कंपनियों के नाम बदले गए, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा स्टील बन गई, टेल्को टाटा मोटर्स बन गई। इसके पीछे रतन टाटा की दूरदर्शी सोच थी। उनका कहना था कि एक नाम का इस्तेमाल करना ताकि सभी कंपनियां समूह के नाम से पहचानी और जानी जाए। सभी कंपनियों का एक लोगो बनाने का जब फैसला किया गया था तो शुरुआत में इसका विरोध भी हुआ था। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जिया करते थे, लेकिन कई चीजों का ऐसा जुनून था जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। जो चीजें करना उन्हें पसंद था उसमें एक शौक था पियानो बजाना। इसके अलावा भी उन्हें कई चीजें करना पसंद था। रतन टाटा कार से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा लेते थे। साल 2007 में वो भारत के पहले ऐसे शख्स बने थे जिसने F-16 फ्लैकन उड़ाया था। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उनके पास मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 SL और जैगुआर F टाइप जैसी कारें थी। रतन टाटा जब पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे तभी उनके ऊपर जहाज उड़ाने का जुनून सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे। ऐसे में उन्हें अपना ये शौक पूरा करने का एक सुनहरा अवसर मिला। दिक्कत थी सिर्फ पैसों की। उस समय उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि विमान उड़ाने की फीस भर सके। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की और अपने उस शौक को पूरा किया। टाटा सन से रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब वो अपने सारे शौक पूरे करना चाहते हैं। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शादी नहीं करने की कसम खाई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को व्यवसाय और परोपकार में बिता दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि रतन टाटा को जिंदगी में किसी से प्यार नहीं हुआ। उनकी लव लाइफ की चर्चा होती रही है। 2 महिलाओं की खास तौर से चर्चा होती है। बावजूद इसके ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2 महिलाओं से उन्हें प्यार हुआ। बात आगे भी बढ़ी, लेकिन शादी नहीं हुई। 2 बार शादी तक बातचीत पहुंचने के बाद बात अटक गई। फिर रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में तीसरी बार शादी से ही दूरी बना ली। कहा जाता है कि रतन टाटा सबसे पहले अमेरिका में एक लड़की से प्यार करते थे। उनकी दादी की बीमारी की वजह से वो भारत लौटे और उसके बाद कभी नहीं मिल पाए। शादी तक पहुंचती हुई बात टूट गई। दूसरी महिला उनकी जिंदगी में आई, लेकिन उसके भी साथ शादी नहीं हो सकी। वो कहा करते थे कि वो कभी कभी परिवार नहीं होने के चलते अकेलापन भी महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला नहीं किया। आगे बताएंगे कि अमेरिका में जिस लड़की से वो प्यार करते थे उससे रिश्ता क्यों टूटा। रतन टाटा व्यापार में जितने सफल रहे, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही निजी रहा। वो एक बहुत ही विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निजी जीवन को कभी सार्वजनिक नहीं किया। रतन टाटा की जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी रही है। रतन टाटा ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र खुद किया था। 1960 के दशक में जब वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक युवती से हुई। रतन टाटा उस युवती से प्यार करने लगे थे। बाद में बात शादी तक पहुंची। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे। रतन टाटा अमेरिका में ही रहना चाहते थे और वहीं पर जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत तब हो गया जब उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई और वो भारत लौट गए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका भी जल्द ही भारत आ जाएगी और वो यहाँ शादी कर लेंगे। लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया। परिस्थितियों के कारण उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। रतन टाटा के लिए कर्म ही पूजा थी
और वो अपने काम को काफी महत्व देते थे। उनके लिए काम का मतलब हर हाल में उसे पूरा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य स्वभाव था। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लोगों का साथ होना जरूरी है। उनका मानना था कि साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। वो कहते थे कि साथ साथ चलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। रतन टाटा काफी लोगों के लिए मददगार साबित हुए, कई संगठनों को मदद करते थे। वो कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी दिया करते थे। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी। गरीब और बेसहारा छात्रों को हमेशा उनकी संस्था स्कॉलरशिप देती रही है। भारत में जब भी महान उद्योगपतियों का जिक्र होगा उसमें रतन टाटा का नाम जरूर लिया जाएगा। रतन टाटा ने कभी भी दिखावे में यकीन नहीं किया। वो हमेशा एक सामान्य जीवन जीने में यकीन रखते थे। रतन टाटा के बारे में बताया जाता है कि वो बेहद शर्मीले स्वभाव के थे। एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें स्कूल में बहुत सारे लोगों को संबोधित करने में डर लगता था। स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो हिस्सा नहीं लिया करते थे। उन्होंने बताया था कि उनके गणित के टीचर उन्हें आज भी याद है। उन दोनों को लगता था कि वो स्कूल भी पास नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो स्कूल पास करने में कामयाब रहे। तमाम सुख सुविधाओं के होने के बाद भी वो मुंबई में एक साधारण घर में रहा करते थे। रतन टाटा सालों से कुलाबा के 1 BHK फ्लैट में रहते थे। रतन टाटा को कुत्तों और किताबों से बेहद लगाव था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कुत्तों के प्रति प्यार हमेशा मजबूत रहेगा और जब तक मैं जीवित हूँ यह प्यार बना रहेगा। हर बार जब मेरे पालतू जानवरों में से एक की मौत होती है तो मैं उस दुख से गुजरता हूँ जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता।